हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। तो जैसे कि कल मैंने आपको कल वाली क्लास में बता दिया था कि क्या होता है कि जैसे क्लास रिकॉर्ड करी तो उसमें वॉइस प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाती, पता नहीं क्या इशू है। तो अब से क्या करेंगे, अब से मैं पहले ही लिख के और आपको बस केवल एक्सप्लेन कर दिया करूँगी, जिससे क्या होगा कि आधे घंटे की क्लास में हमारा काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। क्योंकि लिखो फिर एक्सप्लेन करो, लिखो फिर एक्सप्लेन करो ना, तो उससे ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट होता है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो लिखना है, तब भी लिखना है, तब भी लिखना है, तो पहले लिख लिया करूँगी और साथ में एक्सप्लेन कर दिया करूँगी। तो आधे घंटे की क्लास में हमारा काफ़ी कुछ हो जाएगा। हमारे जो टॉपिक्स हैं ना बहुत जल्दी जल्दी कवर होने स्टार्ट हो जाएंगे जिस वजह से, ठीक है, क्योंकि एक टॉपिक को कंप्लीट होने में हमारी कई कई क्लासेस लगती हैं। तो उससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब आज के अपने टॉपिक की बात करें तो हम वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो 5 परतें थी उनके बारे में कंप्लीट पढ़ लिया था। अब हम क्या जानेंगे, धीरे धीरे कर हम सब चीज़ के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम क्या जानने वाले हैं, हम आज जो पढ़ेंगे हम वायुमंडलीय दाब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक तरीके से कहें तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो जिससे कि काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो उसके बारे में हम सारा डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्ट में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है। ठीक है, तो मुझे भी जब मैं लिख लूँगी, अब ये लिखा हुआ है, तो इससे क्या है कि मुझे भी आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। नहीं उसमें ये रहता है कि लिख लिया, अब एक्सप्लेन भी करना है तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। तो अब ये तरीका बिल्कुल सही रहेगा मेरे हिसाब से। चलिए अब पहले हम वायुदाब के बारे में जानेंगे। तो वायुदाब एग्जैक्ट में है क्या, जो इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, तो वो क्या है? माध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। मतलब जो माध्य समुद्र तल है उससे जो वायुमंडल की अंतिम सीमा है, वायुमंडल की जो बिल्कुल अंतिम सीमा है, जिसको हम एग्जोस्फेयर बोल सकते हैं, तो वायुमंडल की जो अंतिम सीमा है, अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। मतलब एक इकाई स्तंभ, जो वायुमंडल, जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो भार है, उसका जो वेट है, उसको हम क्या बोलेंगे? उस सारे को हम बोलेंगे वायुमंडलीय दाब, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। आगे है इसमें, सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर वायुदाब पारे के 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होता है। अब ये क्या होता है कि अगर हम सामान्य दशाओं में इसको समझें तो जो समुद्र तल है, समुद्र का जो तल है उस क्या है, समुद्र तल पर वायुदाब जो हमारा प्रेशर है, जो हमारा एयर प्रेशर है, उसमें क्या है, पारे के जो मरकरी है, पारे के 76 सेंटीमीटर या तो 76 सेंटीमीटर है या फिर 760 मिलीमीटर है, बात तो एक ही है, ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब होता है। जो पड़ने, उस पर जो दाब पड़ता है वो होता है, जो मतलब अगर हम इसको मरकरी से देखें, मरकरी से नापे, जो मतलब पारे के उससे नापेंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो जो पारा है मतलब 76 सेंटीमीटर या फिर 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ, जो उसका स्तंभ है, द्वारा पड़ने वाला दाब होता है, तो वो वायुमंडलीय दाब होता है। वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है। अब इसको हम मापते कैसे हैं? तो हर चीज़ को मापने के लिए अलग होता है। तो जैसे पानी को नापने के लिए लीटर हम यूज़ करते हैं, लिक्विड मतलब पानी के लिक्विड कोई भी चीज़ है तो उसको नापने के लिए हम लीटर का यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से जो वायु दाब है, ठीक है, तो उसको जो एयर प्रेशर है उसको नापने के लिए हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि जो वायु का दाब है उसको हम किससे नापते हैं, तो आपको बताना है कि हम बैरोमीटर से उसको नापते हैं। आगे है, वायुमंडलीय दाब को मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक माना जाता है। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर हम जान लें कि हमारा आसपास का प्रेशर कैसा है,
तो उससे हम मौसम का अनुमान लगा सकते हैं कि कल का मौसम या आने वाला जो भी मौसम होगा वो किस तरीके का होगा। अगर हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर हमको पता चल जाए कितना है क्या है, तो उससे हम मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सडनली क्या है कि अगर जो मीटर है जिससे हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापते हैं, वैसे आगे बताऊंगी बट यहाँ पे बात आई है तो यहाँ बता दे रही हूँ, सडनली नीचे जाएगा या सडनली ऊपर जाएगा, तो अगर तो मतलब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मौसम है वो ठीक होने वाला है। सडनली वो नीचे चला गया, इट मीन्स कि कोई आंधी तूफान आने वाला है, मतलब इस तरीके से। तो हम अपना जो हमारा जो एटमॉस्फेयर, हमारा जो वेदर रहने वाला है, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल है। ठीक है, आगे है वायुमंडलीय दाब की इकाई बार है। अब जो वायुमंडलीय दाब है उसकी जो इकाई है, उसकी जो यूनिट है वो क्या है, जो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी यूनिट क्या है, बार है, उसको हम बार में काउंट करते हैं। तो एक बार की वैल्यू कितनी होती है, एक बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत बार पूछा जाता है। तो 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुदाब को मिली बार तथा पास्कल में भी मापते हैं। अब जो हमारा जो एयर प्रेशर है उसको मिली बार में या फिर पास्कल में भी मापा जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट आता है आगे, व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली दाब की इकाई को किलो पास्कल या केपीए कहते हैं। अब जो व्यापक रूप से जो प्रयोग किया जाता है दाब, उसकी इकाई को हम किस में मापते हैं, उसकी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, किलो पास्कल बोलते हैं। ठीक है, ये एक एक वर्ड जो है, एक एक लाइन क्या है, इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मैंने ये पैरा की फॉर्म में आपको कराए हैं। आगे है इसमें व्यापक रूप से प्रयोग, अच्छा हो गया ये। फिर आगे आता है समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1113.2 मिलीबार या फिर 1113.2 किलो पास्कल होता है। अब जो औसत समुद्र तल पर जो एवरेज हम अपना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह सकते हैं, वायुमंडलीय दाब हमारा जो होता है वो कितना होता है, उसकी वैल्यू इतनी होती है। तो एग्जाम्स में अगर आपको ये वैल्यू पूछी जाए तो आपको याद रखनी है 1113.2 मिलीबार या फिर 1013.2 किलो पास्कल होती है। आगे आए तो वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। अब जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है उसका जो निचला भाग होता है, तो वहां पर क्या होता है, वायुदाब जो है, जो एयर प्रेशर है, ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। मतलब जैसे टेम्परेचर क्या है, जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो उसी तरीके से जैसे हम जो हमारा क्या है वायुमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, तो उसकी जो सबसे निचला भाग है, तो उसके अंदर क्या है, अगर हम जितना मतलब देखो, आप जब से पहाड़ियों पे जाओगे तो पहाड़ियों पे आप जैसे जैसे ऊपर जाने लगोगे, तो जब ज़्यादा ही ऊपर जाते हो ना आप, तो क्या होता है, आपके नोज से ब्लड आने लगता है। तो वो क्यों आता है, क्योंकि वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो कम हो गया है और हमारा जो बॉडी का प्रेशर है वो ज़्यादा है। तो हमेशा हमको ये पता है कि जो प्रेशर है हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। तो हमारी बॉडी का प्रेशर ज़्यादा है और हमारा जो आसपास का जो प्रेशर है वो कम है, तो इसलिए हमारा जो ब्लड है वो बाहर आने लगता है। तो यही रीज़न है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आप पूछा भी जा सकता है इन फ्यूचर किसी भी एग्जाम में, तो उसके लिए बता रही हूँ। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की जो निचले भाग है उसमें वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। मतलब ऊपर जाते रहेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाएगा। यह हास्य दर प्रत्येक 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिलीबार वायुदाब एवं -49.60 डिग्री सेल्सियस मानक तापमान होता है। अब ये एग्जैक्ट में होता क्या है, जो ये घटता है, तो एग्जैक्ट में कितनी वैल्यू घटती है और कहाँ कहाँ घटती है। तो 10 किलोमीटर मतलब अब यहाँ है, उससे ऊपर 10 किलोमीटर गए तो कितनी हो गई, 265 मिलीबार जो है वो कम हो गया, घट गया। और कह सकते हैं -49.60 डिग्री सेल्सियस मानक तापमान होता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर आगे हम बात करते हैं समदाब रेखा के बारे में। तो समदाब रेखा क्या होता है, समदाब रेखा होता है वह कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर
घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाती है। देखो जो मैं पढ़ा रही हूँ, और ये लग रहा होगा कि पता नहीं ये आएगा नहीं आएगा एग्ज़ाम में। जब हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जब तक हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हमसे कोई भी एग्ज़ाम क्रैक होने वाला नहीं है। कभी आप ये सोचते हो कि ऊपर ऊपर से पढ़ के हम एग्ज़ाम कर लेंगे, तो जो बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हो ना, तो अगर उनको अच्छे से पढ़ना ही है तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानना होगा। क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद जब हमको एक ये मान लीजिए कि जब हमारा बेस बिल्कुल क्लियर है, तो उसके बाद क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आ रहा है तो इजीली हम उसको टैकल कर पाएंगे। जब तक हमको उसके बेस के बारे में नहीं पता होगा तो हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब ये लग रहा होगा पता नहीं इससे क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, आने ना आने से मतलब नहीं है। जब हम बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं तो हमको, अब मैं कह दूं कि वायुमंडलीय दाब क्या है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब, अब आप सिंपल कह देंगे कि जो हमारे एटमॉस्फेयर का आसपास का जो प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सिर्फ यही काफ़ी नहीं होता है, हमको उसके बारे में पूरा जानना होता है कि एग्जैक्ट में वायुमंडलीय दाब क्या है, किस तरीके के वायुमंडलीय दाब होते हैं, कहाँ किस तरीके से होता है, क्या होता है। जब तक वो सारी चीज़ें हम नहीं जानेंगे तो ये समझो कि वो टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं है। चाहे हम उसके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हज़ारों, कितने ही हज़ारों क्वेश्चन हम उसमें लगा लें, है ना। तो मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। तो चलिए, अब ये समदाब रेखा क्या होती है, जब आप इसके बारे में जान लेंगे फिर आगे हम बढ़ेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं कैसे। जब एक टॉपिक को पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, उसके बाद उस टॉपिक के क्वेश्चन लगाओ, तो देखना आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप नहीं टैकल कर पाओ। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे नहीं पूछे जाते। कभी आप ये सोच रहे हो कि ये मैंने करा दिया तो इन्हीं से क्वेश्चन उठ उठ के आ जाएंगे, जैसे 6, 7, 8, 10th 12th तक होता है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वो टेक्निकल पूछे जाते हैं। मतलब जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब समदाब रेखा क्या होती है, तो समदाब रेखा है वह कल्पित रेखा, मतलब कोई ये रियल में नहीं है, हम इसको इमेजिन करते हैं या हम इसको इसकी कल्पना करते हैं। तो वह कल्पित रेखा जो समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुमंडल वाले स्थान को मिलाती है। मतलब ये एक वो कल्पित रेखा है, वो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी रेखा है जो क्या है, जो समुद्र तल है, समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थान को मिलाती है, ठीक है। आगे है समदाब रेखा, या हम इसको आइसोबार भी बोल सकते हैं, आइसोबार उसको हम कहते हैं। तो आपको समदाब रेखा के बारे में पता चल गया कि एग्जैक्ट में समदाब रेखा है क्या। आगे है वायुदाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। अगर हम जब मैप की बात करेंगे, हम मैप के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको क्या है कि जो हमारा क्या है, जो एयर प्रेशर है हमारा, वायुदाब को मानचित्र पर समदाब रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। जब हम मैपिंग वगैरह करते हैं, मैप वगैरह बढ़ते हैं, तो वहाँ पर इसको मानचित्र पर इसको समदाब रेखा द्वारा इसको दर्शाया जाता है। दूरी के प्रति इकाई पर दाब के घटने को दाब प्रवणता या प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। अब जो दूरी है, प्रति इकाई क्या हो रहा है, प्रति इकाई पर दाब उसका घट रहा है। कोई भी डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं तो प्रति इकाई पर उसके पर यूनिट पर जो दाब है, जो प्रेशर है वो घट रहा है, तो उसको हम दाब प्रवणता कह सकते हैं या फिर प्रेशर ग्रेडियंट कह सकते हैं। तो उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कहेंगे। तो जब आपको ये पता होगा कि दाब प्रवणता एग्जैक्ट में है क्या, प्रेशर ग्रेडियंट क्या है, कि पर यूनिट पर जो प्रेशर का घटना होता है ना, उसको हम दाब प्रवणता कहते हैं। जब समदाब रेखा एक दूसरे के पास होती है तब दाब प्रवणता अधिक होती है। जो समदाब रेखा है जब एक दूसरे के पास होगी तो जब दाब प्रवणता है, या हम कह सकते हैं प्रेशर ग्रेडियंट है, तो जब क्या होगा, जब अधिक होता है, जब ज़्यादा होता है। परंतु जब समदाब रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं तो दाब प्रवणता कम होती है। लेकिन जो समदाब रेखाएं हैं जब एक दूसरे से अलग होती हैं, दूर होती चली जाती हैं, तो जब दाब प्रवणता जो है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है, वो कम होती है। तो कहाँ जो प्रेशर ग्रेडियंट है, दाब प्रवणता कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, तो ये भी आपको पता चल गया। अब दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है।
मतलब अगर हम दूरी के संदर्भ में जाने कि एग्जैक्ट में दाब प्रवणता क्या है, दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दाब प्रवणता है। मतलब जो प्रेशर का घटना और प्रेशर का बढ़ना, डिस्टेंस, जितनी हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो उसको ही हम दाब प्रवणता के नाम से जानते हैं, उसको ही हम प्रेशर ग्रेडियंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे हम देखेंगे कि पृथ्वी है, पृथ्वी के धरातल पर 4 वायुदाब कटिबंध है। अब जो हमारी अर्थ है उस पर 4 टाइप्स के, हम कह सकते हैं कि 4 तरीके के हमारा जो है क्या है, वायुदाब है, एयर प्रेशर है। ठीक है, तो वो कौन से 4 तरीके के प्रेशर हैं जो हमारे अर्थ पर हैं, मतलब वायु के द्वारा जो 4 प्रेशर लगाए जाते हैं पृथ्वी पर जगह जगह, तो वो क्या है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब, दूसरा है उष्ण उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब। मतलब उष्ण उच्च और ध्रुवीय उच्च, उपध्रुवीय निम्न है और विषुवत रेखा पर निम्न है। इन दोनों पर तो कम मतलब प्रेशर कम हो रहा है, निम्न वायुदाब है। इन पर हाई प्रेशर है, हाई एयर प्रेशर है। ठीक है, तो इन चारों के बारे में कि ये विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्या है, या उपोष्ण उच्च वायुदाब क्या है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्या है, या ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्या है, इन चारों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में। तो वो हम ऐसे करेंगे, अपनी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, अगली जो क्लास होगी उसमें पढ़ लेंगे। मतलब इन चारों के बारे में जब हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेंगे तो जो हमारा वायुमंडलीय दाब है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में जान लेंगे। फिर कैसा भी क्वेश्चन आओ, किसी भी तरीके का हो, वो हम आराम से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही है। क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर। और प्लीज़ और बच्चों से भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई सजेशन वगैरह हो आपका तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी कल की हिस्ट्री की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।